हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। A company being an artificial person comes into existence through the incorporation. एक कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है वो एग्जिस्टेंस में आती है जब उसकी इनकॉर्पोरेशन की जाती है। समझिए बात। इनकॉर्पोरेशन implies the registration of the company as a body corporate with the registrar of the companies. इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी को रजिस्टर कराना। रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिसर्स जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज हैं उनके वहां पे जाके कंपनी को रजिस्टर कराना। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को पैदा करना, मतलब उसको शेप में लेके आना। ठीक है। इट इज द लीगल प्रोसेस थ्रू विच एन एंटरप्राइज ऑब्टेन्स रिकॉग्निशन एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ठीक है। अ कंपनी इज सेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और वो सेपरेट लीगल एंटिटी कब बनती है या इनकॉर्पोरेटेड उसे कब कहा जाता है? जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। इनकॉर्पोरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? नंबर वन, अप्रूवल ऑफ नेम। बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इट इज essential to obtain the approval of the registration of companies regarding the proposed name of the company. सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ये काफी जरूरी होता है कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से जाके नेम का अप्रूवल लिया जाए। नेम वो नहीं रखना जो किसी और ने रखा हुआ है, अपना खुद का नाम रखो ना, कोई यूनिक सा। ठीक है। फॉर दिस पर्पज एन एप्लीकेशन इज मेड टू द रजिस्ट्रार। इस पर्पज के लिए रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन दी जाती है कि मैं ये नाम रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज इज मेड टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। एक एप्लीकेशन दी जाती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। द एप्लीकेशन शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड along with the application। तो एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म जो गिवन फॉर्म होती है कंपनीज एक्ट के अंडर उस हिसाब से हमें देनी होती है और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। कौन कौन से? ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको एमओए भी कहा जाता है। ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड। उस पे साइंस भी होने चाहिए और स्टैंपिंग भी होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 persons in case of a public company and by at least 2 persons in case of a private company। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 बंदे उस पर साइन करेंगे और प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 बंदे साइन करेंगे। बेसिकली प्रमोटर्स होते हैं। तो बी आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिटेल में डिस्कस करना है, उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको एओए कहते हैं, ड्यूली साइंड बाय द सिग्नेचरीज ऑफ एमओए एंड प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। ये भी जो एमओए के सिग्नेचरीज हैं वो साइन करेंगे और ड्यूली स्टैम्प भी होना चाहिए। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट फाइल इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करेगी, बट अ पब्लिक कंपनी मे नॉट प्रिपेयर एंड फाइल इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो पब्लिक कंपनी है वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब उसके पास जरूरी नहीं है प्रिपेयर करना। इफ इट डज नॉट फाइल इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द मॉडल आर्टिकल्स एज अ सेट इन टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल। अगर वो खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं लेके आती तो कंपनीज एक्ट के अंडर जो टेबल ए होता है उसके अंदर वेरियस सेट्स ऑफ जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं उनमें में से कोई अडॉप्ट कर सकती है। समझ के बाद थर्ड आ जाता है अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय द एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, cost accountant or company secretary in practice who is engaged in the formation of the company and by a person named in article of association as a director, manager or secretary of the company, that all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have to be complied with। तो एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो एडवोकेट दे सकते हैं, सीए दे सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट या सेक्रेटरी कंपनी के दे सकते हैं, और डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर क्या कहते हैं मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी दे सकता है कि भाई हमने जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया है और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी गिवन चीजें थी हमने वो सारी की सारी हमने फॉलो की हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एन एफिडेविट फ्रॉम
each of the subscribers of the memorandum and from persons named as the first directors, if any, in the articles, that he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation, or management of any company, or that he has not been guilty of any fraud or misfeasance or any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the preceding 5 years, and that all the documents filed with the registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his or her knowledge and belief. तो सिंपल वर्ड्स में एक एफिडेविट देना पड़ेगा जितने भी जो सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी है, जो मतलब जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, या वो पर्सन्स जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं, उनको ये रिटन में एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई मैंने पुराने पिछले साल 5 सालों में मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, पिछले 5 सालों में मैंने कोई बेईमानी की नहीं की, प्रमोशन के एक्ट के अंदर किसी और कंपनी को करने में कोई बेईमानी वगैरह नहीं की, और मेरे को जो है गिल्टी नहीं पाया गया। मतलब ऐसे ही है कि भाई मैं 2 नंबर का बंदा नहीं हूँ, मैं 1 नंबर का बंदा हूँ, पिछले 5 साल पे मेरे ऊपर ऐसा कोई लालचन या कोई केस नहीं लगा। उसे वो डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है ई पॉइंट इसमें, द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। तो जो एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस, जो चिट्ठियां जहां आएंगी जाएंगी, उसके लिए कोई एड्रेस देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सरनेम ऑफ द फैमिली, रेजिडेंशियल एड्रेस, nationality, and such particulars of every subscriber to the memorandum, along with the proof of identity as may be prescribed, and in the case of subscriber being a body corporate, such as may be prescribed. Simple words में सारा का सारा जो है कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी, जो भी जो प्रमोटर्स वगैरह हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, उनका नाम, उनका सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, वो सारे पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। और इन केस अगर कोई भी जो प्रमोटर है वो एक कंपनी है, तो उस केस में भी जो भी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आ जाता है द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स as the first directors of the company, their names including surnames or family names, the director identification number, residential address, nationality, and such other particulars including proof of identity as may be prescribed. तो उसके बाद आपको प्रॉपर परफॉर्मा बना के ये भी देना पड़ेगा कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के कौन से, उनके नाम, उनके आधार कार्ड या फिर उनके जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं, पैन कार्ड, पैन कार्ड, वो सारा, रेजिडेंशियल एड्रेस और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उनको मिला हुआ है, सारे पर्टिकुलर्स जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में विद प्रूफ देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी in the form or bodies corporate along with their consent to act as directors of the company in such form and manner as may be prescribed. तो सिंपल वर्ड्स में जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स होंगे जिनका नाम आर्टिकल्स में दिया होगा, या कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगी, वो पूरा का पूरा अपना कंसेंट देगी कि दे वांट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसके अंदर वो रिटन फॉर्म में देगी कि हम इस कंपनी में जो है फर्स्ट डायरेक्टर्स की जो है पोजीशन पे आएंगे, अपना पूरा कंसेंट देंगे कंपनी को खोलने के लिए। तो ये भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होती है, उसमें देना पड़ेगा। अब सेकंड आ जाता है पेमेंट ऑफ फीस तो देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में। अलोंग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स द कंपनी मस्ट पे द प्रिस्क्राइब्ड फाइलिंग फीस, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। तो एक फाइलिंग फीस होती है कि फाइल करना, उसकी फीस, इनकॉर्पोरेशन के लिए स्टैंप ड्यूटीज देनी पड़ती हैं और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस वेरीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। फीस कितनी होगी ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वो कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल लेके आ रही है, कौन सा बिजनेस करना है, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विल केयरफुली स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द कंपनी। वो ध्यान से देखेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने फाइल किए हैं वो सही है, ठीक है। If he is satisfied that all the requirements regarding registration have been duly complied with, he will enter the name of the company in his register. अगर वो देखेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अच्छे से फाइल किए गए और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन थी वो अच्छे से पूरी की गई है, तो वो उस कंपनी को अपने रजिस्टर में लिख लेगा। समझ गए बात, मतलब रजिस्टर कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसे सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन हो गई है तो उसका सर्टिफिकेट भी तो मिलना चाहिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट
टू द कंपनी, कंपनी को सर्टिफिकेट दे देगा। दिस सर्टिफिकेट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। इट इज डेटेड एंड साइंड बाय द रजिस्ट्रार। इस पे डेट भी लिखी होती है और साइन भी किया होता है रजिस्ट्रार का। द कंपनी बिकम्स a distinct legal entity with the perpetual succession and common seal from the date mentioned in this certificate। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो कंपनी है ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है इसकी, और एक सेपरेट कॉमन सील हो जाती है इस कंपनी की, और परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है, मतलब कंपनी की शेप में आ जाती है जैसे ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, मतलब जिस डेट को इशू हुआ। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी वाज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये काफी एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि भाई कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी पैदा हो गई है, कंपनी लीगल एंटिटी बन गई है। The company comes into existence from the date of the certificate and its existence cannot be challenged even if a defect is found in the certificate of incorporation। अब वो लीगल मतलब लीगल शेप में आ गई है और उसकी लीगल शेप को मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई डिफेक्ट निकले तो भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में जाके कर सकते हैं मगर खड़े पैर कंपनी को बंद नहीं करवा सकते। ठीक है, along with the certificate of incorporation registrar issues कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसको CIN भी कहा जाता है, टू द कंपनी। तो हर एक कंपनी के कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, वो भी रजिस्ट्रार जो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ इशू कर देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला टॉपिक मैं कराऊंगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।